डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होती है और रियल एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट के बारे में आप सभी जानते हो कि जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में किस रेट से कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपये के बदले कितना डॉलर मिलता है या फिर 1 डॉलर के बदले आपको कितना रुपया देना पड़ता है। अब देखिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होती है ये एक ऐसा कंपैरिजन होती है सिर्फ एक करेंसी की कीमत का दूसरी करेंसी की कीमत के साथ। तो आप समझ गए कि नाम मात्र विनिमय की वह दर है जिसमें हम एक कंट्री की करेंसी का दूसरे कंट्री की करेंसी के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। एक कंट्री के करेंसी के प्राइस का दूसरे कंट्री की करेंसी के प्राइस के साथ जब कंपैरिजन करते तो नाम मात्र विनिमय दर होती है, या फिर आप बोलो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है। उसके बाद आप देखिए रियल एक्सचेंज रेट क्या होती है। रियल एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम ये देखें कि हम अपने रुपए से दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को कितना खरीद पाएंगे, तो या दूसरे लोग जो है अपनी करेंसी से हमारे प्रोडक्ट को कितना खरीद पाएंगे, वो होती है रियल एक्सचेंज रेट। जब परचेजिंग पावर को जो बताती है वो होती है वास्तविक विनिमय दर। और सिर्फ जब करेंसी के प्राइस का एक कंट्री के दूसरे कंट्री से कंपेरिजन किया जाता है तो वो होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। सिर्फ आपने क्या देखना है, रिलेटिव जो करेंसी है आपकी उनकी कीमत को आपस में कंपेयर करना। दूसरा देखिए, जो रियल एक्सचेंज रेट होती है वो क्या होती है कि द रियल एक्सचेंज रेट टेल अस द रेट एट विच वी कैन ट्रेड द गुड्स वन कंट्री फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। कि आपकी खरीदने की क्षमता को बताती है कि आप अपने रुपए से यदि यूएस के साथ ट्रेड करते हो तो यूएस से कितना खरीद पाओगे और वो डॉलर से आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट कैसे निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि 1 डॉलर के बदले 1 डॉलर प्राप्त करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है, 160 रुपीज़। तो एक तरीके से 160 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 डॉलर। उसके बाद आप देखिए, जब आप 1 रुपये की कीमत निकालते हो कि 1 रुपये के बदले कितना मिलेगा, 1 डॉलर, यानी कि 1 डॉलर के डिवाइड बाय 160 रुपीज़। तो आपकी जो रुपये की वर्थ होगी वो ये होगी, यानी कि आप 1 रुपये से सिर्फ इतना ही डॉलर खरीद पाओगे। या अगर आप अपने रुपए की कीमत डॉलर में देखते हो तो किस तरीके से निकलेगी, 0.00625। तो ये आपकी वर्थ होगी आपके रुपए की डॉलर के कंपैरिजन में। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ही अंदर आएगा। इसका आगे देखिए, फिर हम देखते हैं, हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम रियल एक्सचेंज रेट के बारे में जानते हैं। जो रियल एक्सचेंज रेट है यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, और जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो कमोडिटी है वो एक जैसी है, यानी कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग जो देश है वो एक जैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो अलग अलग वस्तु है। मान लेते हैं हम कि हम वो वस्तु जो है वो कार है, तो कार, अब आपको ये देखना रियल एक्सचेंज रेट के अंदर कि हम अपने अगर वही प्रोडक्ट सेम इंडिया बनाए, यदि वही 2 कंट्री को कंपेयर कर लेते हैं, यही वही प्रोडक्ट यदि यूएस बनाए, तो जब उस प्रोडक्ट को अगर हम अपनी कंट्री में बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, और यदि वही प्रोडक्ट यूएस में बनता तो तब कॉस्ट कितनी आती है। तो फिर हम ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर यहाँ पर जितनी कॉस्ट आती है फिर उसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो तब हम यूएस से उसको सस्ता खरीद पाएंगे या फिर हमारे यहाँ पर सस्ता पड़ता। तो सिंपल मेरे कहने का ये मतलब है, जब रियल एक्सचेंज रेट देखोगे तो आप ये कंपेरिजन करोगे कि प्रोडक्ट आपकी कंट्री में सस्ता पड़ता है या वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सस्ता पड़ता है। तो जहाँ पर ये सस्ता पड़ेगा वहीं से प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। यदि आपकी कंट्री में आपका प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ सेम है, यदि आपकी कंट्री में चीप पड़ रहा है तो क्या करोगे, आपके इंपोर्ट घटेंगे, बल्कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट आपके बढ़ने की संभावना होगी। दूसरे केस में आप देखिए, अगर इसका उल्टा हम ये देखें कि डोमेस्टिक कंट्री जो है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कार बनाई जाए, यदि वो कार डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा
कॉस्ट आती है तो हम क्या करेंगे, उसको अपने देश के लोग भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगी पड़ती है दूसरे कंट्री के कंपेयर में। तो क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को क्या कर लोगे, आप इंपोर्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और आपका जो एक तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी आपको बढ़ता नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला एक बार आप देख लो। देखिए मैंने आपको ये बताया कि रियल एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हो। रियल एक्सचेंज रेट के अंदर आप क्या देख रहे हो कि एक कमोडिटी को आप यहाँ पर कितने में खरीद पाते हो और उस कंट्री में, दूसरी कंट्री यानी कि यूएस में किस सस्ता मिलता है या महंगा मिलता है। मेरे कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो कार की कीमत है वो है 30 लाख रुपए, यानी कि एक कार यदि खरीदते हो तो 30 लाख में आपको इंडिया में पड़ेगी। यदि उसी को यूएस में खरीदते तो यूएस में उसकी जो कीमत आई है वो आई है $10,000। तो अब आपने देख लिया था कि $1 जो है प्राप्त करने के लिए आपको 160 रुपीज देना पड़ता है। अब 160 रुपये, ₹1 के बदले आपको कितना डॉलर मिलेगा, सिर्फ 0.00625। अब देखिए इसको आगे, तो रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम लिखेंगे कि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, आपके देश में उस वस्तु की क्या कीमत है, दो ही कंट्री की हम अभी बात कर रहे हैं और सिंगल एक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ये प्राइस ऑफ फॉरेन गुड। फॉरेन गुड क्या है, उस देश में भी वो सेम कार है और यहाँ पर भी वो सेम कार है। तो ये देख रहे हैं कि आपकी कंट्री में क्या कीमत है, उस कंट्री में क्या कीमत है। अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि ₹1 की अगर हम वैल्यू देखते हैं डॉलर में तो वो कितनी हमें मिलती है, उसकी वर्थ क्या है। तो आपने निकाल रखा है कि इसकी जो वर्थ है वो 0.000625 है, 0.00625 है। अब उसके बाद आप देखिए जब आपकी ये कीमत निकल कर आती है और तो यहाँ पर देखिए आपके कंट्री में कितने की कार पड़ती है, 30 लाख की, और वहाँ पर कितने की पड़ते हैं, $10,000 की। तो अगर आप इसको एक्चुअल में जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 1.875। इस वैल्यू का मतलब है कि यदि आप उसी 30 लाख रुपए से यदि यूएस में कार खरीदते तो लगभग 2 कार वहां से आप खरीद लेते। देखो अगर ये पूरा 2 हो जाता तो 2 खरीद लेते, लगभग बोला मैंने कि वहां पर क्या है कि लगभग आप यूएस से 2 कार खरीद लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंट्री में ये जो कार है वो महंगी पड़ती है और यूएस में वही कार क्या है, सस्ती पड़ती है। तो आप बिल्कुल समझदार हो, तो आप समझ गए होंगे कि अब आप अपनी कंट्री की कार को क्यों खरीदोगे, तो इससे आपके इंपोर्ट बढ़ने की संभावना रहेगी। तो नेक्स्ट लेवल पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि यदि प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, जो प्राइस ऑफ फॉरेन गुड यदि ज्यादा है तो रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आप सभी जानते हो जब नीचे वाला इंक्रीज करता है तो रियल एक्सचेंज रेट क्या है, डिक्रीज करता है। तो ये जब ये नीचे वाला साइन मैंने ऊपर की साइड लगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में नेगेटिव संबंध है, और ये नेगेटिव संबंध आपको ये बताता है कि अगर प्राइस ऑफ फॉरेन गुड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम अपने ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे और हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किया जाएगा क्योंकि उनकी कंट्री में उनका प्रोडक्ट महंगा है। तो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रियल एक्सचेंज रेट कब डिक्रीज होगा, जब प्राइस ऑफ फॉरेन गुड डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। तो आपने देख लिया कि इंक्रीज होंगे। दूसरे केस में आप देखिए जब प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड यानी कि आपकी कंट्री के अंदर यदि प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि 30 लाख रुपए में आपके यहाँ पर मिलती है, तो इसका कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, जब रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो ये आपको बताता है, ये जो रिलेशन है ये आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अब आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी कंट्री के जितने भी यहाँ पर जो भी पर्सन रहते हैं वो इस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, आपकी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ने वाले, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपने ये चीज़ें सारी समझ ली होंगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से होता है। तो रियल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट और एक तरीके से नेट एक्सपोर्ट जो है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर हम देखेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट का, साथ में हम देखेंगे नेट कैपिटल आउटफ्लो। तो देखिए अगर नेट कैपिटल आउटफ्लो आप नहीं जानते क्या होता है तो उसका मतलब होता है S माइनस I, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको नेट कैपिटल आउटफ्लो के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं।
तो जो एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने इससे पहले वाले स्टेप में आपने क्या देखा, आपने ये चीज़ देखी कि हमने एक कंट्री और दूसरी कंट्री यानी कि इंडिया और यूएस का कंपैरिजन किया, दो कंट्री को हम लेकर चले और सिंगल एक कमोडिटी की बात की। तो एक कमोडिटी का थोड़ा ट्रेड होता है, इसके अंदर क्या बहुत सारी वस्तुएं होती है, तो वो करेंगे जब बहुत सारी वस्तुएं होती है तो उसका फॉर्मूले को किस तरीके से लिखोगे, तो आप उस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखोगे कि रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक प्राइस यानी कि बहुत सारी गुड्स के प्राइस और फॉरेन गुड्स के प्राइस। तो अभी क्या हो जाएगा, बहुत सारी वस्तुओं में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर सिर्फ एक जैसी कार का या एक जैसी वस्तु, सिंगल एक वस्तु की हम बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट और जो हमारा एक तरीके से नेट एक्सपोर्ट है उसके बीच में कैसा रिलेशन है कि नेट एक्सपोर्ट क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ये देखा कि जब आपने रियल एक्सचेंज रेट की बात की तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस। तो आपने देखा कि जब रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है या फिर ज़्यादा को ये बोल सकते हो हाई है, तो तब क्या था, जब ये एक्सचेंज रेट कब हाई था, तब हाई था ना जब आपके डोमेस्टिक प्राइस खुद के क्या थे, ज़्यादा थे। जब डोमेस्टिक प्राइस आपके ज़्यादा थे तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में महंगा है, तो इससे में क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, ना तो खुद की कंट्री में होगी ना ही बाहर की कंट्री में होगी। तो इस सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो कि जब रियल एक्सचेंज रेट हाई है तो इसका मतलब क्या है कि आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इसका मतलब ये बोल सकते हो ना कि जो नेट एक्सपोर्ट होते हैं, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, तो नेट एक्सपोर्ट आप ये बोल सकते हैं ना नेगेटिव रहेंगे। दूसरे केस का आप समझिए कि जब ये लो है, लो का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री के प्राइस क्या है, ज़्यादा है। जब फॉरेन कंट्री के प्राइस ज़्यादा है और आपकी कंट्री, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो फॉरेन कंट्री के अंदर यदि कीमतें ज़्यादा हैं प्रोडक्ट की, तो फॉरेन कंट्री में उस कंट्री के जो व्यक्ति हैं वो भी उसको परचेज नहीं करेंगे, वो भी आपकी कंट्री से ही लेकर जाएंगे, तो आपके एक्सपोर्ट उनके इंपोर्ट कहलाएंगे। तो इसमें आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और खुद की कंट्री के अंदर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जब लो है तो इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बोलोगे कि जो नेट एक्सपोर्ट है वो आपके पॉजिटिव है। तो देखिए अब इस डायग्राम में आप देख लो कि ये जो डायग्राम है आपको ये क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा रियल एक्सचेंज रेट का और नेट एक्सपोर्ट का रिलेशन दिखा रहा है। या एक बात देखो कि बैलेंस ऑफ, एक तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करा और रियल एक्सचेंज रेट के बारे में बात करा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो घाटे का होगा या फायदे का होगा, डेफिसिट का होगा या फिर सरप्लस का होगा। डेफिसिट का मतलब होता है जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो आप घाटे में हो, अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो आप फायदे में हो यानी कि सरप्लस में। इसको बोलते हैं इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट से, तो ये डेफिसिट का होता है। और जब दूसरा क्या होता है, अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा तो इसको सरप्लस का बोलते हो। यदि दोनों के दोनों इतने ही एक्सपोर्ट है इतने ही इंपोर्ट है तो इसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम में, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इक्विलिब्रियम में। जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करती तो इसका मतलब है मैं वस्तुओं के ट्रेड की बात कर रही हूँ, ओनली विजिबल ट्रेड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए अगर हम इस एक्सचेंज रेट का, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो वस्तुओं का व्यापार है, जो विजिबल ट्रेड है, वो आपका क्या है, x माइनस एम इक्वल टू 0 यानी कि इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद देखिए अगर आप इसकी इस साइड आते हो तो इस साइड आ रहे हो, जो ओ की साइड आते हो, तो इसका मतलब क्या कि रियल एक्सचेंज रेट यहाँ पर इतना है। तो इसके बाद अगर आप किसी भी पॉइंट को लो तो रियल एक्सचेंज रेट आपको बढ़ता नजर आ रहा है ना कि R से R1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब रियल एक्सचेंज रेट हाई है तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, जिस कारण से ये हाई है। तो आपने देख लिया कि इस एरिया में जो आपके इंपोर्ट है वो ज़्यादा रहेंगे एक्सपोर्ट के कंपेयर में। दूसरा देखिए यदि रियल एक्सचेंज रेट घट जाए, R1 से R2 हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए अभी इस एरिया में, इस एरिया का क्या मतलब, ये घटेगा कब, ये कब घटेगा, ये डिक्रीज कब होगा, ये डिक्रीज तब होगा जब आपके प्रोडक्ट की कीमत कम होगी और दूसरे के प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी। दोनों को एक साथ कंपेरिजन कर लीजिएगा कि जब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, उसके प्राइस कम होंगे तब भी रियल एक्सचेंज रेट डाउन होगा, और दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट महंगा होगा तब भी। इसका मतलब ये होता है कि अब आप इंपोर्ट कम करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि नेट एक्सपोर्ट का और रियल एक्सचेंज रेट का कैसा संबंध है और किस तरीके से हम इसके थ्रू अपने जो BOT है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसको संतुलन में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप आपको बताता कि ये रियल एक्सचेंज रेट है और यहाँ पर O एक्सिस पर हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जो नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखिए नेट एक्सपोर्ट जो है, ये नेट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट को दिखाता है और ये रियल एक्सचेंज रेट को। और जो S माइनस आई होता है ये नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है। नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया कि इससे पहले एक वीडियो बनी हुई है, उसको पहले देख लीजिए। फिर भी अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लीजिए। देखिए इनकम जो होती है हमारे देश की, जो नेशनल इनकम होती है, जो आउटपुट होता है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? कंजम्पशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर। नेट एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। अब उसके बाद आप देखिए, अगर आप इसमें से आप ये पढ़ते हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि इनकम के दो पार्ट है, या कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा। यदि आप इनकम में से कंजम्पशन को घटा देते हो तो किसके इक्वल आएगा? सेविंग के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए जब इक्वल आएगा तो हमने ये क्या एक तरीके से कंजम्पशन मान लिया, हमारा खर्चा मान लिया। तो अगर इसको हम इनकम में से कंजम्पशन घटाएंगे तो किसके इक्वल आएगा? वो सेविंग के इक्वल आएगा। और आपने देख लिया किस साइड क्या रहेगा? आई रहेगा और नेट मतलब नेट एक्सपोर्ट रहेगा। तो आई प्लस NX होगा। यहाँ पर देखो आई इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट जो है, अब क्या करोगे? आई को इस साइड ले जाओगे तो S माइनस आई क्या होगा? ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो। कि आपकी कंट्री में बाहर से कैपिटल आएगा या फिर बाहर कैपिटल जाएगा, आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। अब इसके बाद देखिए इसका क्या संबंध है। ये जो है ये मैंने आपको बता दिया, नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो नेट एक्सपोर्ट के बराबर होता है। नेट कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है? नेट एक्सपोर्ट इस तरीके से निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका सेविंग ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा सेविंग है और आप इतना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, तो इसको क्या करोगे? नेट एक्सपोर्ट आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। दूसरा देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो लेकिन पैसा है ही नहीं, तो इससे क्या होगा? जब आप क्या करोगे? इंपोर्ट ज़्यादा करोगे। इंपोर्ट ज़्यादा करोगे ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपके नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख लोगे कि जब इस तरीके से आपने देखा कि सेविंग ग्रेटर देन, यानी कि अगर सेविंग ज़्यादा है किससे? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट से, तो ये रिलेशन होगा। अगर ये इस तरीके से देखिए, ये S माइनस आई, आपने देखा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जो सेविंग होती है ये किससे डिटरमाइन होती है? एक तो ये कंजम्पशन फंक्शन से। देखिए कितना आप सेविंग करोगे डिपेंड करता ना कि आपका कंजम्पशन का लेवल क्या है। कंजम्पशन करने के बाद ही तो सेविंग करोगे। दूसरा ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट ने किस तरीके की फिस्कल पॉलिसी अपनाई हुई है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इनकम के ऊपर और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो ये देखिए, और वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये आप देखोगे कि ये इस तरीके से इनका डिटर्मिनेशन होता है। इस डायग्राम में ये दिए हुए हैं S और I। अब जब भी आप इनका इक्विलिब्रियम दिखा पाओगे। दूसरा ये नेट एक्सपोर्ट है जो कि रियल एक्सचेंज रेट के साथ संबंधित है। इसको आप ये मान सकते हो कि जो S माइनस आई है ये क्या है? एक तरीके से सप्लाई ऑफ डॉलर है और ये डिमांड, एक तरीके से ये डिमांड है डॉलर की, ये डिमांड है डॉलर की और ये सप्लाई है डॉलर की। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते, आप सभी जानते हो, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का इक्विलिब्रियम है? रियल एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में है। तो रियल एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर ये देखिए, जब आप डॉलर की डिमांड अगर की जाती है, कोई भी फॉरेन करेंसी है, उसकी डिमांड क्यों करेंगे? उसकी डिमांड इसलिए करोगे ना, या तो आप वहाँ से इंपोर्ट करते हो इसलिए उनकी पेमेंट करने के लिए डिमांड करोगे। दूसरा क्या है, या आप किसी को गिफ्ट एक तरीके से भेजना चाहते हो इसलिए डिमांड करोगे, या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट वहाँ पर खरीदना चाहते हो इसलिए डिमांड करोगे। और सप्लाई क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में। तो ये एक तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है? रियल एक्सचेंज रेट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखिए रियल एक्सचेंज रेट के बारे में आपने जान लिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मीनिंग जो है वो आपने जान लिया। आपने क्या देखा कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक ऐसी नाम मात्र विनिमय दर होती है जिसमें हम एक करेंसी के प्राइस को दूसरी करेंसी के प्राइस में देखते हैं, सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पर ये देखा कि आपने, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया स्टार्टिंग में कि $1 अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 160 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर डॉलर की वैल्यू निकालना चाहते हो, डॉलर की एक्सचेंज रेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एक तरीके से 160 डिवाइड बाय $1, 160 रुपीज़ डिवाइड बाय $1। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि आप रुपए की वर्थ निकालना चाहते हैं तो क्या करोगे? $1 डिवाइड बाय 160, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.006
$1.25 सिर्फ इतना ही $1 आप यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। उसके बाद यदि यहाँ पर इसकी रेट घट जाती, ये 80 हो जाता, तो इसका मतलब क्या है, 80 हो जाता तो हम ज़्यादा डॉलर परचेज कर पाते, यदि ये डबल हो जाता तो इससे भी और कम डॉलर परचेज कर पाते। तो देखिए यही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। जब हम बात करते हैं, हमने रियल एक्सचेंज रेट देखा, तो रियल एक्सचेंज रेट हो चाहे नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो, तो ये क्या दिखाती है आपका, एक तरीके से ये दिखाती है, ये दोनों की दोनों एक्सचेंज रेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डोमेस्टिक प्राइस लेवल पर और फॉरेन प्राइस लेवल पर। यानी कि डोमेस्टिक प्राइस लेवल क्या है गुड्स का, और जो फॉरेन प्राइस लेवल है वो क्या है। या आप ये बोलो कि रियल एक्सचेंज रेट जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू में रेशो ऑफ प्राइस लेवल। तो हमने रियल एक्सचेंज रेट को ये ई ले लिया बड़े वाला और ये स्मॉल ई ले लिया, ये P डिवाइड बाई P स्टार है। ये P का मतलब है एक तरीके से डोमेस्टिक प्राइस लेवल, ये है फॉरेन प्राइस लेवल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपकी क्या है, आपने रियल एक्सचेंज रेट थी, अब आपने क्या निकालने, नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालने। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक जब आप इसको क्या करोगे, इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक तरीके से पलट जाएगा कि P स्टार ऊपर चला जाएगा और डोमेस्टिक नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसका डोमेस्टिक प्राइस के साथ कैसा संबंध है, अब आप स्पष्ट देख पा रहे हो कि नेगेटिव संबंध है, उसका वहां पर कैसा था, पॉजिटिव संबंध। रियल एक्सचेंज रेट का, रियल एक्सचेंज रेट क्या थी, खरीदने की क्षमता को बताती थी। अब देखिए जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो प्राइस इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जब आपके प्राइस वस्तुओं की कीमत मान लिया जाए कि 5 थी, 5 से 10 हो जाएगी, ये वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो जो आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसी प्रकार से यदि फॉरेन प्राइस इंक्रीज होते हैं, जो फॉरेन गुड है अगर उनके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज करती है। तो ये एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद बताऊंगी इसका मतलब क्या। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन, ये क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन जो आपकी रियल एक्सचेंज रेट है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे, प्लस में आ जाएगा, तो वो करें कि ये इंटू में आएगा, तो वो कह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन P स्टार और माइनस में परसेंटेज चेंज इन P। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज चेंज इन, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये क्या करोगे आप, ये क्या दिखा रहा है आपको, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये दिखा रहा है आपका डिफरेंस इन ए इन्फ्लेशन रेट, कि फॉरेन कंट्री में क्या प्राइस चले हुए हैं, आपकी कंट्री में क्या प्राइस चले हुए हैं। अब देखिए जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसका जो डिटर्मिनेशन है उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से ये कम या ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, कॉन्टिन्यूस प्राइस इंक्रीज करना। तो देखिए अगर इंडिया के अंदर प्राइस लेवल ज्यादा है यूएस के कंपेयर में, या मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है यूएस के कंपेयर में, तो देखिए जब इंडिया के अंदर प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो यहाँ पर आप देखिए तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या करेगी, डिक्राइज करेगी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये आपको ये जो लाइन है ये शो कर रही है इस रिलेशन को कि अब आपको $1 जो है 160 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब आपको 160 से भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। जब यहाँ पर आपके देश में कीमतें ज़्यादा होंगी तो इससे क्या होता है, जब आपके देश में कीमतें ज़्यादा हैं तो आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, और जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो उसके लिए आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब आप पेमेंट ज़्यादा करोगे तो इसका मतलब क्या, डॉलर की डिमांड ज़्यादा करोगे। जब आप डॉलर की डिमांड ज़्यादा करोगे तो क्या है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने का मतलब कि आप वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा करें, तो ऑटोमेटिक जो आपका एक तरीके से जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाए, क्योंकि आपके रुपए की तो डिमांड है ही नहीं, इसका उल्टा है। तो आप इसको वाइस वर्सा समझ लेना। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वही है जो सिंपल डायग्राम है कि जब $1 की जो है कीमत है वो 50 रुपीज़ है, अगर ये $1 की कीमत 70 रुपीज़ हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर इस कारण से ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू आपकी डिक्लाइन कर गई है। या आप ये बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में ज़्यादा, अब आपको $1 प्राप्त करने के लिए पहले के कंपेयर में ज़्यादा पे करना पड़ेगा रुपीज़ को, या आप ये बोलो कि आपके इंपोर्ट ज़्यादा। दूसरे केस में आप देखिए अगर ये $1 इक्वल टू 35 रुपीज़ हो गए तो इसका मतलब ये है कि यूएस में आपके कंपेयर में क्या है, डॉलर जो प्राइस है वो ज़्यादा है। अब आपकी करेंसी यहाँ पर अप्रिशिएट करेगी, यहाँ पर डेप्रिशिएट करेगी। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।